हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर 10 से 12 घंटे 10 to 12 आवर्स इन्वेस्ट करते हैं इन देयर प्रिपरेशन, बट उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एंड द मोस्ट कॉमन रीज़न इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, लैक ऑफ practice. And इसीलिए in this session we are discussing about how to attempt prelims test series, which is a crucial component of your prelims preparation. And friends, इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जितने भी डाउट्स आपके माइंड में आ सकते हैं उन सबको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, आपको क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए, देन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अगर मार्क्स कम आ गए तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्स इन मॉक टेस्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू एनालाइज, किस तरह से मॉक्स को आपको एनालाइज करना है, इस पे बात करेंगे। एंड सबसे एंड में वर्ड ऑफ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने होंगे जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम है सौरभ जैन एंड यूपीएससी में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। माय फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज इन 2018 एंड मेरा सेकेंड और लास्ट अटेम्प्ट था 2019 में, एंड दोनों ही बार मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। अब देखिए, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2018 वाला, उसमें पेपर 1 में मेरे मार्क्स थे 101.34, कट ऑफ 98 थी इस साल। ओके, एंड जो 2019 का मेरा अटेम्प्ट था उसमें पेपर 1 में मेरे मार्क्स थे 120। अब देखो, ये जो जंप आपको दिख रहा है ना, इस जंप में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का बहुत ही क्रूशियल रोल था, और इसीलिए मैं बार बार सबको एडवाइस करता हूं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तभी प्रीलिम्स जो है वो निकलेगा। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, और वो है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों हमें मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि टू इवेल्युएट योरसेल्फ। मैंने शुरुआत में कहा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10 to 12 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और आप देखिए, सोर्सेज सबको पता है कि क्या पढ़ना है, तो नॉलेज बेस सबका ऑलमोस्ट सेम होगा, बट किस तरह से पढ़ना है ये कोई बताता नहीं है। और ये कहाँ से पता चलेगा? जब आप यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लगाओगे, और वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज में। तो जब उन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। देखो, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि अब पूछा है इनकरेक्ट और हमने करेक्ट मार्क कर दिया, या आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, कुछ टॉपिक आपने छोड़ दिए कि यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसी पे क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। और देखिए, जितना जल्दी मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी उतना ही जल्दी उनका सलूशन भी निकलेगा। ओके, उतना ही जल्दी उनका सलूशन भी निकल के आएगा। ओके, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे जो पैटर्न है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें अनसर्टेनिटी, रेंडमनेस बढ़ती जा रही है। ओके, तो अब बेसिकली आपको रिस्क लेनी पड़ती है। किस तरह से? आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, दूसरा भी कर दिया, लेकिन अब 50-50 केस बन गया है, और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं, वो कौन सा टॉपिक है जहां पे आप रिस्क ले सकते हो? तो बिना प्रैक्टिस के आप इसको पता नहीं कर सकते हो, और इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी मॉक टेस्ट की, और ये असेंशियल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि अभी के टाइम पे
पेपर का नेचर जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है. देन टू फाइंड आउट व्हाट इज योर एक्यूरेसी लेवल. काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. भाई ये डिपेंड करता है आपके एक्यूरेसी लेवल पे. अब मान लो आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एंड 40 या 50 आपके सही हो पाते हैं, तो सिलेक्शन कहाँ हो रहा है? मीन्स आपका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी कम है. इट मीन्स आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. बट सपोज कोई बंदा ऐसा है जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है बट उसके 65 टू 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं. इट मीन्स उसका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर वो कुछ कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेगा तो बात बन जाएगी. पर ये आपको पता कहां से चलेगा? जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे टेस्ट सीरीज में, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट योर रिवीजन स्ट्रेटजी. अब देखो आपने पेपर लगाया तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो आपके पास एक लिस्ट बन गई टॉपिक्स की जो आपको रिवाइज करने हैं. और जब तक आप पेपर नहीं लगाओगे आपको लगेगा कि हर चीज आपको आती है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना जल्दी आप पेपर लगाओगे, जितना जल्दी आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी, उतना ही जल्दी उनका सोल्यूशन भी निकलेगा. तो जो टॉपिक्स निकल के आ गए उनको रिवाइज कर लीजिए, तो एक आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी. ओके. देन टाइम मैनेजमेंट. भाई 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी प्रेशर सिचुएशन में. इतना कंपटीशन आपके आसपास होगा तो हालत जो है वो टाइट हो जाती है. तो इसकी पहले से प्रैक्टिस करो ताकि वहां पे किसी भी तरह का फोबिया या एंजाइटी न रहे. ओके. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रैक्टिस योर स्ट्रेटजी. देखो सब लोगों का तरीका डिफरेंट होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का. कुछ लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, कुछ नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कुछ नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं, कुछ OMR शीट पहले फिल करते हैं, कोई बाद में फिल करते हैं. तो भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये पहले ही डिसाइड कर लीजिए. ओके. तो इसमें भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. देन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. इतना सब कर लोगे ना तो फोबिया एंजाइटी आपके माइंड से निकल जाएगा. एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि भाई सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने की है, अब तो जो भी होगा अच्छा ही होगा. ओके. तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है. देन टू एनरिच योर नॉलेज. भाई आप कितना ही पढ़ लो लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाती है, कुछ गैप्स रह जाते हैं. और वो गैप्स किस तरह से फिल होते हैं? जब आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो तो नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है. और इस तरह से जो आपका बेस है ना वो बन जाता है. ओके. एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट है टू फाइंड आउट योर कंपटीशन. भाई आप पेपर दोगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हो. तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली लगानी चाहिए. अब अगला जो डाउट आता है कि सर कितने पेपर लगाएं, तो भाई देखो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर तो है नहीं. ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. बट मैं फिर भी कह दूं कि एटलीस्ट 4 से 5 हजार क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए फॉर जीएस. ठीक है. तो 40 टू 50 पेपर्स लगाइए. एंड सी सेट में हम बात करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है सी सेट में कम से कम 10 से 15 पेपर लगाइए. ओके. इससे कम पे तो आपको मानना ही नहीं है. तो एटलीस्ट जीएस में 40 टू 50 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे. और मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि मल्टीपल कोचिंग, एटलीस्ट 2 कोचिंग तो आप शॉर्टलिस्ट कर लो और उनके पेपर्स लगाओ. क्योंकि देखिए सबका तरीका डिफरेंट होता है. कोई कोचिंग ऐसी होती है जहां पे मॉडरेट लेवल होगा पेपर का, कुछ कोचिंग में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है. तो जिस तरह का पेपर आ रहा है ना कि रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, तो ये चीज आपको काफी फायदा करेगी कि डिफरेंट कोचिंग्स के पेपर आप अटेम्प्ट करिए. आजकल तो हर चीज नेट पे अवेलेबल है, तो इतना नुकसान आपको होगा नहीं. ओके. इतनी टेंशन भी आपको नहीं होगी. ओके. इसके बाद देखिए अगला डाउट आता है कि सर कब से स्टार्ट करें. तो भाई देखिए जितना जल्दी हो सके ना, जितना जल्दी हो सके आपको पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए. अब इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है.
तो सपोज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो एंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको पता है कि ये सेक्शनल 1 होने वाला है पॉलिटी का, इसका सिलेबस ये है, तो भाई 70-80% सिलेबस हो जाए उसके बाद पेपर अटेम्प्ट कर लो। पर देखो मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि आजकल रैंडमनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या करो, एक बैलेंस अप्रोच अपनाइए। कुछ पेपर विदाउट प्रिपरेशन भी दे लो, ताकि ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है ना, ये आपको दिक्कत नहीं देगा, आपका माइंड जो है वो पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो सपोज आप 50 पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो भाई 35 पेपर आप सिलेबस पढ़ के दे लो एंड 15 पेपर्स आप बिना पढ़े, जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है भाई, एक दो बार तो पढ़ा होगा ही सही ना, उसके दम पे दे लो, ताकि ये जो सरप्राइज एलिमेंट होता है ना, ये आपको परेशान नहीं करेगा इन द रियल एग्जामिनेशन। ओके, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को जो है आपको कम करना होगा। अब देखिए, अगर आप जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा सिलेबस को कवर करने में, तो जो लास्ट वीक है जनवरी का, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ओके, ये रेंज मैंने आपको दे दी। ओके, तो डिपेंडिंग कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इस रेंज में आप पेपर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है कि हाउ टू टेक, किस तरह से आपको पेपर देना होगा। देखो, बिना स्ट्रेटजी के कुछ नहीं होता, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि पेपर स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कितने राउंड में आप पेपर दोगे, इजी क्वेश्चन पहले करोगे या डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करोगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज करोगे, ओएमआर शीट आपको कब फिल करनी है, ओके, कितना टाइम आप दे सकते हो, ओके, बाउंसर क्वेश्चन में। तो एक क्लियर स्ट्रेटजी आपके माइंड में होनी चाहिए। और देखिए, अगर आप 40-50 पेपर्स दे रहे हो ना, तो आप स्ट्रेटजी चेंज करते रहो, ठीक है, और देखो कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है, जहां पे कोई भी इश्यू नहीं आ रहा, ठीक है, उसको फाइनलाइज कर लीजिए। तो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, और यही मौका रहता है। ओके, इसके बाद देखिए, जो पेपर्स होते हैं वो सेक्शनल होते हैं, वो फुल सब्जेक्ट होते हैं, फुल लेंथ होते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप सेक्शनल पेपर दे लो, ओके, उसके बाद कुछ गैप के बाद फुल सब्जेक्ट दे लो। जैसे पॉलिटी का आपने सेक्शनल 1 सेक्शनल 2 दे लिया, अब उसके एक महीने बाद फुल पॉलिटी दे लीजिए एंड उसके बाद फुल लेंथ, जहां पे सारे सब्जेक्ट का मिक्स आपको देखने को मिलता है। इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि कौन से आपके वीक एरिया हैं एंड कौन से एरिया आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं। ओके, अब देखो पेपर किस तरह से देना है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, टाइमर सेट कर दो, ओके, एंड कोशिश करो कि जैसे रियल एग्जाम आप दे रहे हो वैसे ही आप उस पेपर को दे रहे हो, तभी आपको फायदा मिलेगा। ओके, अदरवाइज आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, देन हैव ए फिक्स टाइम टेबल। देखो, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि शुरुआत में पढ़ाई करेंगे एंड प्रीलिम्स के पहले जो एक महीना होगा ना, उसमें टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो, उससे इतना फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उस समय आपको आपके इश्यूज पता चलेंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा उनको रिजोल्व करने का। एंड दूसरी बात, आप पेपर को एनालाइज तो कर ही नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए एंड जनवरी फरवरी से ही रेगुलर इंटरवल पे आप पेपर देना स्टार्ट करो। ओके, देन जो क्वेश्चन आपसे सही हो गए हैं उनसे आप इतना नहीं सीखोगे, बट जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, अब उनका आंसर देखो, जैसे ही पेपर खत्म हुआ उसका आंसर देखो एंड उसको बार बार रिवाइज करना है, और इसी से जो आपका नॉलेज गैप है ना, वो फिल होगा, ठीक है, एंड आपका बेस जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और फिर ये भी देखिए कि जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो अभी चेंज कर लो, क्योंकि काफी टाइम है। ओके, तो ये जो ट्रायल एंड एरर जो मेथड है ना, इसको अडॉप्ट करिए एंड प्रीलिम्स के पहले एक स्ट्रेटजी आपको ढूंढनी पड़ेगी, जिससे आप वो जो रियल एग्जामिनेशन है वो आप दोगे। ओके, तो इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है, सर मार्क्स कितने आने चाहिए, कम आ गए तो क्या करें, ज्यादा आ गए तो क्या करें। तो भाई देखो, एज सच देखा जाए
तो मार्क्स की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट योर रियल एग्जामिनेशन। वहां पे क्या मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, तो गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, बस आपको रेगुलरली उसको उसको रिजोल्व करना है ताकि दोबारा ऐसी गलतियां न हो। ओके, तो अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, आपके मार्क्स ज़्यादा भी आ रहे हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ओके, तो आपको जो है ना, न तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है और न ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनालिसिस। एंड फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको बताया इस स्लाइड से पहले तक 99% स्टूडेंट उसको कर लेते हैं, बट ये जो चीजें एनालिसिस ये नहीं करते हैं, और इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। ओके, इसीलिए देखिए, भले ही थोड़े कम पेपर दे लो, लेकिन जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर रिवीजन, उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको करना होगा, और वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही पेपर आपका खत्म होता है ना, उसके तुरंत बाद आंसर्स देखिए और अपने नोट्स बना सकते हैं, और उसको बार बार आपको रिवाइज करना होगा। अब हम आते हैं एनालिसिस के ऊपर, और देखिए अभी जो पैटर्न है ना, उसमें ये एनालिसिस आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो भाई, जैसे ही आपने पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद आप एक रजिस्टर में चार्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, इस तरह से, जैसे कि उस पेपर में ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे, जिसका आंसर आपको पता था या आपने पढ़ा हुआ था कहीं पे, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो मेरा सही होगा। तो सब्जेक्ट टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हो। देन ऐसे कितने क्वेश्चंस थे, मान लो ऐसे 50 क्वेश्चन थे। अब देखो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। भाई, कायदे से तो पूरे 50 होने चाहिए, बट मान लो कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, इससे कम हो गए, तो आपको पता चल गया कि भाई टाइम मैनेजमेंट मेरे साथ इशू है। ओके, एंड इसमें से कितने करेक्ट हुए? सपोज मान लो कि ये 50 ही है और आपने 40 करेक्ट किए और 10 आपके इनकरेक्ट हो गए, तो भाई ये बहुत बड़ी टेंशन है आपके लिए, क्योंकि बाकी जो लोग होंगे ना, वो इन 10 को भी सही करेंगे, तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो गए। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिनका आंसर आपको पता है, वो तो किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्वेश्चन सबको आता है, बट अगर आपने गलत कर दिया तो आप रेस से बाहर हो। इसलिए ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो भाई, ये 10 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, इसका रीजन यहां पे लिखो। हो सकता है आपने टॉपिक छोड़ दिया हो सकता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दी हो सकता है कि आपने सही से नहीं पढ़ा हो सकता है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो भाई, आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, आप रिवाइज करिए। ओके, सिमिलरली आप ये देखिए कि ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जहां पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें आपने रिस्क ली है। ओके, तो सब्जेक्ट यहां पे डालो। ओके, ऐसे कितने क्वेश्चंस थे, मान लो कि ऐसे 20 या 30 क्वेश्चन, मान लो इसको 25 कर लेते हैं, मान लो इसे 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अब कितने अटेम्प्ट किए, मान लो 25 ही कर लिए। अब देखो कि करेक्ट कितने हुए, मान लो 10 हुए, और इनकरेक्ट मान लो 15 हुए। अब ये देखो कि आपका जो नेट आउटकम है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ओके, तो यहां पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो, आप ये देखो कि वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है जहां पे आपके इस तरह के क्वेश्चन सही ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपको रिस्क लेनी है। ओके, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज्यादा टॉपिक्स आपको पता चलेंगे कि यहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं। ओके, एंड कोशिश करो कि ये गलत क्यों हुए, कुछ नॉलेज बेस इंप्रूव करना है क्या, वो सब आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। ओके, तो रीजंस यहां पे डेफिनेटली आपको डालने, और सेम चीज आपको करनी है उन क्वेश्चंस के लिए जहां पे आप केवल एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, बाकी 3 को नहीं कर पा रहे हो। देखो कि नेट आउटकम पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर रियल एग्जाम में भी ऐसा होता है कि आप केवल एक ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर पा रहे हो,
तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या छोड़ना है। तो ये आपको पता चलेगा इस पूरे होमवर्क से। ओके, देन बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ हवा ही नहीं है, लेकिन तब भी हमने तुक्का मार दिया। तो उसकी भी लिस्ट बनाओ और देखो कि जो नेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होगा। तो भाई ये जो एक्सरसाइज है ये पूरे 40-50 जो भी पेपर आप लगा रहे हो ना, सब में आपको करनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना ही फायदा आपके पास रहेगा, क्योंकि जितना लेट करोगे ये आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें 1 से 2 घंटा लगेगा, टाइम लगेगा, फिर आपको रिवाइज भी करना है। और जो ये चीज़ कर लेता है ना उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये जो एनालिसिस है यही रिक्वायरमेंट है। एंड जो आज का जो दौर है, जो पैटर्न चल पड़ा है रैंडमनेस का, अनसर्टेनिटी का, उसमें यही चीज आपकी हेल्प करेगी। ओके, सो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। आई होप चीजें क्लियर होगी। अब देखो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे। देखिए, जो आप पेपर को अटेम्प्ट करो, देखो कि वो रेप्यूटेड कोचिंग के हों। ठीक है, आप सभी को पता होगा मार्केट में किसका नाम चलता है, आप उसके पेपर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें आप स्टैंडर्ड को जो है आप मान सकते हैं कि यूपीएससी स्टैंडर्ड ही होगा। ओके, तो सिलेक्शन यहां पे आपको कायदे से करना चाहिए। देन एक्सेस मॉक्स मत दीजिए। कुछ लोग होंगे सर मैंने तो 150 पेपर लगा लिए, 200 लगा लिए। अरे भाई, रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो क्या, एनालाइज कर रहे हो क्या, रिवाइज कर रहे हो क्या? अगर हाँ तो ठीक है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो 50-60 पेपर काफी होते हैं, अगर उनको ही सही से लगा लोगे तो जो गैप्स हैं वो फिल हो जाएंगे। ओके, देन जो बात मैं हमेशा कह रहा हूं कि अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं तो उससे परेशान मत होइए, क्योंकि काफी बार लोग क्या करते हैं कि अगर 1-2 पेपर में नंबर कम आ गए तो पेपर देना छोड़ देते हैं। देखिए, मार्क्स हमारा टारगेट नहीं है, आप गलतियां ढूंढिए, आप नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि सिलेबस जब कंप्लीट होगा तब देंगे। तो मैंने आपको कहा कि रिस्क लेनी पड़ेगी, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए, तो अटेम्प्ट करिए। ठीक है, डिले मत करिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आप 40 पेपर लगाओगे तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला आपको वैसे ही नहीं है। ओके, एंड मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि इन मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप ये जो टॉपिक था ये काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है और आपको डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेपाइएस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी हमारे चैनल का पार्ट बन सकें और जो हमारा इनिशिएटिव है इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको उठा सकें। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।